नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को स्टडी ऑल वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बस आज कुछ दिन पहले ही मैंने संविधान के भाग 2 के बारे में आपको जानकारी दी थी, जिसमें नागरिकता संबंधी बातें दी थी। नागरिकता संबंधी बातें में कुछ बातें रह गई थी, जिसके बारे में मैंने बताया था कि जल्द ही मैंने पार्ट 2 के तौर पर उन्हें आपके सामने भेजूंगा। तो आज हम देखते हैं दोस्तों कि यह पार्ट 2 मैंने नागरिकता संबंधी बातें में क्या रखा गया, क्या लिखी गई है, क्या जानकारी दी थी। हमने उस समय भाग 2 में बताया था कि भाग 2 है से 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधी बातें थे। नागरिकता हम किस किस आधार पर हमें दी जाती है, इसके बारे में उस समय जानकारी दी थी। इसे जानकारी को अगर आपने नहीं देखा हो तो पिछले वीडियो को देखकर स्पष्ट रूप से जानकारी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं, इस नागरिकता संबंधी ही कुछ बातें हैं जो हाल के ही समय में चर्चा का विषय रहा था, जो हम आगे देखते हैं दोस्तों कि वो क्या है। पहला है दोस्तों CAA। क्या है दोस्तों? CAA, जिसे लेकर कई महीनों तक धरना प्रदर्शन होता रहा। मैंने कई सारे दिल्ली वासियों को इस धरने की वजह से समस्या का सामना करना पड़ा। ऐसे में हम इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। इसमें जब CAA की बात चली थी तो बहुत सारे अफवाहें भी उड़ी थी कि ये ऐसे है वैसे है, लेकिन हकीकत में क्या है इसके बारे में हम आपको जानकारी देने का एक प्रयास करेंगे। देखते हैं दोस्तों, CAA का अर्थ होता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का अर्थ होता है दोस्तों कानून। इसमें दिया गया है कि नागरिकता संशोधन का यह अधिनियम, नागरिकता संशोधन नियम का यह अधिनियम लोकसभा में 10 जनवरी 2019 को, राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया एवं 12 तारीख यानी 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ये अधिनियम बन गया, जो 10 जनवरी 1920 को लागू हो गया। यह नियम उन विदेशी नागरिकों को नागरिकता देने का है जो दूसरे मुस्लिम बहुल से प्रताड़ित होकर भारत में शरण लिए हो या प्रवेश किए हो। क्या किए हो दोस्तों? शरण लिए हो। तो इसमें 6 समुदाय को रखा गया है। अर्थात यह जो अमेंडमेंट है उन नागरिकों के लिए है, यह नियम जो है उन नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने की है जो मुस्लिम बहुल देश जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के माने पड़ोसी देशों से आए हुए जो मुस्लिम बहुल देश है वहाँ से मुस्लिम को छोड़कर, यानी मुस्लिम समुदाय को मैंने छोड़कर उसके अलावा लगभग 6 समुदाय के लोग, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं पारसी धर्म के लोगों को नागरिकता प्रदान करने का इसमें और इस नियम में प्रदान किया गया है। ना कि इसमें ऐसा नहीं है कि जो यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं दूसरे देश से आए हुए मुस्लिम नागरिकों को दी जाए, उन लोग के लिए नहीं है। मुख्य रूप से यह मुस्लिम नागरिकों को छोड़कर
अन्य समुदाय को जो प्रताड़ित होने या कष्ट होने के बाद हमारे देश में शरण लिए थे, उनको यह नागरिकता प्रदान की जाए ताकि यहाँ की वो सरकारी सेवाओं एवं जो भी देश में अन्य नागरिकों को प्रदान की जाती है, इनको भी मिल सके सुविधा, ताकि ये आसानी से जीवन यापन कर सके, इन्हें अवैध रूप से न जाना जाए। इसके लिए ACLA लाया गया था। अगला है दोस्तों NCR। एक बार इसको देख लेते हैं दोस्तों। कौन से 6 समुदाय? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं पारसी धर्म के लोगों से है संबंधित है। इन लोगों को ये नियम का फायदा विशेष मिलने वाला है। अगला है दोस्तों NRC। इसका अर्थ होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि भारत में रह रहे, इसके अंतर्गत है कि भारत में रह रहे अवैध रूप से, कहने का मतलब कि जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, उन विदेशी नागरिकों को हटाने एवं मूल भारतीयों को पूर्ण सुविधा प्राप्त कराना है। यह कानून मुख्य रूप से असम के क्षेत्र में रह रहे अवैध नागरिकों को लेकर बनाया गया है। ऐसे NRC का अर्थ है दोस्तों कि जैसे हम इस देश में रह रहे हैं, तो हमारा पता क्या है, हमारा मुख्य पहचान क्या है। अगर इससे हो जाए तो लोग हमें सरकार से मिलने वाली सुविधा हमें आसानी से मिल सकता है। अगर हमारे जगह पर कोई विदेशी नागरिक और जिनको हमारे देश की नागरिकता प्राप्त नहीं है और वो रह रहे हैं और सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे हिस्से का भी वो यूज कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं। यदि सही मायने में अगर उनको ये किया जाए तो हमारे उनको अवैध रूप से रह रहे, यानी उनको अपने देश में भेजने के बाद उनसे उनको जो सुविधाएं बंद होगी, वो हम लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इसलिए कि हमारे लोग में रह रहे लोग कितने वैध हैं कितने अवैध हैं, इसके लिए मुख्य रूप से NRC को लाया गया कि हम यदि अपने देश में रह रहे हैं तो अपने देश के जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया उसमें भाग लेकर अपने आप को नागरिक साबित करें और नागरिक होने से हमें सुविधा मिल सके आसानी से। तो यही है कि यह भारत में रह रहे अवैध रूप से विदेशी नागरिकों को हटाने, मतलब जो अवैध रूप से रह रहे उनको हटाना, एवं वैध रूप से जो रह रहे उनको या मूल भारतीयों को, वैध रूप से विदेशी नागरिक हो लेकिन वैध में हो, तो उनको एवं यहाँ का मूल भारतीयों को सुविधा प्रदान करना है। अगला है दोस्तों NPR। इसका अर्थ है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन यानी एक तरह से कहा जाए तो इसमें जनसंख्या गिनती के जैसा आ जाता है कि हमारे देश में कितने जनसंख्या रह रहे हैं, इसके आधार पर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। और जो नेशनल यानी नेशनल रजिस्टर NCR और NPR में लगभग ज़्यादा का अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें है कि मैंने कुछ क्षेत्र को लेकर ये निकाला गया था, लेकिन इसमें है कि पूरे देश को इससे परिचित होना है, जो हमें आधार कार्ड इस सब के माध्यम से। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, आधार कार्ड जो है हमारा पहचान पत्र है, ना कि नागरिकता का प्रमाण पत्र है। ये विशेष ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड जो है से हमारा क्या है, पहचान पत्र है, ना कि ये हमारी नागरिकता का प्रमाण करता है। तो यही है कि ये केवल विशेष क्षेत्र के लिए निकला था, और ये है कि पूरे देश के लोग जो वैध से हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करके रजिस्टर्ड हो सकते हैं अपने देश के जनसंख्या में। यह भारत में रह रहे वैध नागरिकों
को संपूर्ण डाटा, इसमें क्या है दोस्तों, संपूर्ण डाटा देना होगा, जिसमें अपना नाम, पिता का नाम, निवास स्थल, शैक्षणिक योग्यता, मुखिया से संबंध, अस्थायी पता, अस्थायी पता, कहाँ कार्य कर रहे हैं, इत्यादि सारी बातों का ब्यौरा उसमें लिखा रहेगा, ताकि हमें और सुगमता से किसी भी सरकारी लाभ हमें प्राप्त हो सके, ये जिससे लोगों को सरकारी सुविधाओं को आसानी से लाभ मिल सके। यही है एनपीआर, यानी राष्ट्रीय स्तर पर हमें रजिस्टर्ड होने के लिए। अगला है दोस्तों, ये तो नागरिकता संबंधी से बातें खत्म हो गई, लेकिन कुछ छोटे से टॉपिक हैं, इनको थोड़ा देख लेते हैं। शायद आप तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा समझाने से आपको स्पष्ट रूप से पता हो जाएगा। एंग्लो इंडियन, इसको इसलिए बता रहे दोस्तों कि इसको हाल में ही इसके माध्यम से जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा में नेताओं की चुनाव की जाती थी, ये खत्म कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया दोस्तों, हटा दी गई है। तो आखिर एंग्लो इंडियन है क्या, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि भारत में रह रहे वैसे व्यक्ति जिनके माता या पिता, जिनके, ध्यान से, माता या पिता यूरोपीय देश अर्थात ब्रिटेन इत्यादि, ब्रिटेन, पुर्तगाल, यानी यूरोपीय महादेश से संबंधित उनके माता या पिता हो, तो वैसे लोगों के संतान यदि भारत में रह रहे हो, तो उनको सुविधा प्राप्त कराने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए उन्हें एक प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा और लोकसभा में उनका राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। उन्हें कहा जाता था एंग्लो इंडियन। उन्हें क्या कहा जाता दोस्तों, एंग्लो इंडियन। यानी अब दूसरी भाषा में समझाने का प्रयास करें, दूसरी भाषा कहते कि थोड़ा और विस्तृत रूप से समझाते हैं कि भारत में रह रहे वैसे लोग जिनके माता या पिता यूरोपीय देश से संबंधित रखते हो, यानी आज़ादी के बाद वो अपने देश चले गए, लेकिन या कुछ ऐसे हो कि जो हमारे ही देश में रह रहे हो, तो जो देश चले गए, उदाहरण में मान लीजिए कि यहाँ की वो माँ है, उसके पिता आए, शादी विवाह किया और उसके बाद वो देश यूरोप में चले गए, अपने देश में चले गए, तो और दोबारा वो इसके मैंने माँ का ख्याल, बच्चे के माँ का ख्याल विशेष रूप से न रख रहे हो, तो ऐसे में वो माँ असहाय क्या करेगी, उसे तो देखने के लिए कोई होना चाहिए ना, उसे तो नागरिकता यहाँ का है नहीं। तो ऐसे में उस बच्चे को नागरिकता एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व के तौर पर दिया जाता था, जो कि अब समाप्त कर दी गई है। उदाहरण के तौर पर अभी भी देखा जा सकता है, स्टुअर्ट बिनी एक भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी थे, ये एंग्लो इंडियन थे। क्या थे दोस्तों, एंग्लो इंडियन। ये अगला है तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, ममता बनर्जी जिनके संस्थापक हैं। ये तृणमूल कांग्रेस के एक नेता हैं जिनका नाम है डेरेक ओ ब्रायन। डेरेक ओ ब्रायन, ये भी एंग्लो इंडियन से संबंधित है, संबंध रखते हैं। उम्मीद है कि एंग्लो इंडियन आप समझ गए होंगे। अगला है दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है और कब, तो देखते हैं दोस्तों। भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदायों के योगदान को याद करने के लिए
9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। कहने का मतलब कि विदेश में रह रहे हैं वे भारतीय लोग जो हमारे भारत के विकास में सहयोगी साबित हुए हैं, इन्हीं के योगदान को याद करने के लिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी भी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। मुख्य रूप से 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे। अब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं कि हमारे यहाँ एक उनका नाम स्पष्ट रूप से याद नहीं आ रहा है, एक मुस्लिम समुदाय के आदमी थे, उनका केस लड़ने के लिए अब्दुल्ला याद आ गया, एक अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति थे, उनके केस संबंधी से वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। लेकिन वहां जाने के बाद उन्होंने काले गोरे का वहां जो इतना भेदभाव बढ़ गया था कि इन्हें उस समस्या का भी सामना करना पड़ा था। इन्हें फर्स्ट क्लास के टिकट होते हुए भी इन्हें ट्रेन के एसी बोगी से निकाल दिया गया था स्टेशन पर, वो भी धक्का देकर, जैसे बेइज्जती करके, डांट कर, बोल कर, जो इन्हें अपमानित महसूस हुआ हो। तो उस समय उन्होंने वहां से काले गोरे रंग का जो समस्या था वहां पर उन्होंने केस लड़के हल किया, और उन्होंने इस तरह का योगदान देकर हमारे देश में आए। और महात्मा गांधी, आपको तो भाई इनके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके बारे में बच्चा बच्चा भी जानता है कि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। इनको बापू भी बोलते हैं। कई सारी बात है, जब इनके बारे में विशेष रूप से आएगा तो हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। फिलहाल के लिए यही है कि महात्मा गांधी भी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसी तरह से कई लोग विदेशी भारतीय मूल के विदेशी का भारत के विकास में सहयोग रहा, इसीलिए हम प्रवासी दिवस के तौर पर मनाते हैं। अब देखिए देखते हैं दोस्तों कि नागरिकता से ही एक संबंधित और बातें हैं जो विशिष्ट पहचान पत्र के तौर पर हम जानते हैं। जैसे भारत में आधार कार्ड हमारा विशिष्ट पहचान पत्र है। अभी हम कुछ देर पहले बताया कि आधार कार्ड हमारा पहचान पत्र है, ना कि नागरिकता। आधार कार्ड पहचान पत्र है, ना कि वो नागरिकता। हमें समय मिलेगा तो अपना आधार कार्ड आपको दिखा देंगे कि उसके पीछे शायद याद आ रहा है कि ये लिखा हुआ है कि यह आपका पहचान है, ना कि नागरिकता का प्रमाण है। तो ये भारत में जो विशिष्ट पहचान पत्र तौर पर बनाया गया है वो है आधार कार्ड, जो हमें जब तक हमारा जीवन है, जीवन पर्यंत यह पहचान के तौर पर हमारे साथ कारगर होगा। इसी तरह से अमेरिका में जो विशिष्ट पहचान पत्र के तौर पर उपयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं ग्रीन कार्ड। यह केवल 10 वर्षों के लिए वैध होता है। ब्रिटेन में ठीक इसी प्रकार ब्लू कार्ड है, जो 2 वर्षों के लिए ही केवल वैध है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा विशिष्ट पहचान पत्र, भारत का आधार कार्ड, अमेरिका का ग्रीन कार्ड जो कि 10 वर्षों के लिए, ब्रिटेन का ब्लू कार्ड जो 2 वर्षों के लिए, और भारत का जो आधार कार्ड था वो जीवन पर्यंत, जब तक जीवित है व्यक्ति तब तक वह आपके लिए कारगर है, आपका पहचान पत्र के तौर पर। इस प्रकार दोस्तों हमने CAA, NCR, NRC, NPR के बारे में चर्चा किया, एंग्लो इंडियन के बारे में, प्रवासी भारतीय दिवस, विशिष्ट पहचान पत्र। हमारा उद्देश्य यही रहता है दोस्तों कि आपको जितना हो सके जानकारी हमारे पास जो हो समझाकर
और आपको बताने का कोशिश करेंगे। तो अच्छा है दोस्तों, हम रखते हैं। ये पार्ट 2 के तौर पर रहेगा, भाग 2 का पार्ट 2 है, क्योंकि उससे संबंधित था तो इसको छोड़कर जाने में सही नहीं लगा। फिर बाद में परेशानी होगा, समझाना पड़ेगा स्पेशली रूप से। अभी सीरियल ही था इसलिए इसे साथ पढ़ा दिया। तो रखते हैं दोस्तों, और अगला भाग 3 आपके सामने हम जल्द ही पेश करेंगे। उम्मीद है लिख के रखे हैं। देखिए दोस्तों, भाग 3 के भी हम लिख कर रखे हैं, परंतु अभी इसको कुछ समय लेकर रिकॉर्ड करके, ताकि आपको समझाने में हमें भी परेशानी विशेष न हो और आपको भी समझ में आ जाए। ये करके इसे आपको जल्द ही आपके भेजने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये है, अब हमने अभी देखा भाग 2 में से संबंधित जो बातें थी, लगभग आपको हम नागरिकता संबंधी बातें दे ही दिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, रखते हैं। उम्मीद है कि हमारे द्वारा बनाई गया वीडियो या दी गई जानकारी आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो आप इस ज्ञान का फायदा उठाएं और जैसे भी रहें खुश रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।